कॉलेज में दशहरे की पूरे 10 दिन की छुट्टी हो गई थी। त्योहार मनाने के लिए अच्छा खासा समय मिल गया था। सभी खुश थे, हंस बोल रहे थे। सबको घर जाने की जल्दी भी थी। स्टाफ रूम समय से पहले ही खाली हो चुका था। बरामदे में सब एक दूसरे को त्योहार की बधाइयाँ दे रहे थे, पर माधवी का मन तिनका तिनका बिखर रहा था। वह अतीत के गलियारे में भटक रही थी। वैसे भी उसका जीवन एक उद्देश्यहीन भटकाव ही तो रह गया था। जिन अपने दोनों भाई बहन कुंदन और नेहा के लिए वह दिन रात मेहनत करती रही, जिनके लिए उसने अपना पूरा करियर और जीवन दांव पर लगा दिया, उन्हीं दोनों को क्या उसकी यातना का रत्ती भर भी ख्याल था? कभी उसका भी सुखी परिवार था। भले ही उसके पापा कम कमाते थे, पर बच्चों की ज़रूरतों का उन्हें हमेशा ख्याल रहता था। यह अलग बात थी कि वह चाहते थे कि कुंदन आईएएस ऑफिसर बन जाए, जिसके कारण उस पर कुछ ज़्यादा ही खर्च करते थे। कुंदन को महंगे कॉन्वेंट में पढ़ाने के लिए घर के सभी खर्चों में उन्हें कटौती करनी पड़ती थी। बेटियां साधारण स्कूल में ही पढ़ती थीं, पर उनकी पढ़ाई का भी पूरा ख्याल रखते थे। देखते देखते समय निकल गया और माधवी एमएससी पूरी कर पीएचडी में रजिस्ट्रेशन के लिए प्रयास कर रही थी। उन्हीं दिनों उसकी मुलाकात आलोक से हुई थी, जो पीएचडी कर रहा था। जल्द ही दोनों की दोस्ती प्यार में बदल गई थी, पर इस प्यार को शादी में बदलना बहुत ही मुश्किल था। काफ़ी जद्दोजहद के बाद पापा रूढ़ियों और परंपराओं की संकीर्णता से बाहर आ अपनी बेटी की खुशी के लिए विजातीय लड़का आलोक से उसकी शादी करने के लिए तैयार हुए थे, पर एक शर्त पर कि मंगनी तो अभी होगी, पर शादी होगी आलोक को नौकरी मिलने के बाद। फिर दोनों परिवारों की सहमति से मंगनी हो गई थी, लेकिन नियति को माधवी की खुशी कभी रास नहीं आई। फिर एक भयंकर रोड एक्सीडेंट हुआ और माधवी के पापा अनंत में विलीन हो गए। इसके साथ ही उसके परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। समाज के संकीर्ण दायरे में फंसे उसके मायके और होने वाले ससुराल के लोगों ने उसे अपशगुनी करार दे दिया। दुर्भाग्य के इस कठिन समय में सिर्फ एक आलोक ही था जो हर तरह से उसका साथ देता था। वह अब भी माधवी से शादी करने और उसके परिवार की मदद करने के लिए तैयार था, पर यह माधवी के लिए निर्णय की घड़ी थी, जब उसके सामने उसकी माँ गायत्री देवी थी, जो एक सीधी सादी घरेलू और पूरी तरह से पति पर निर्भर महिला थी। पापा के बाद वह दुख और संताप से बिस्तर पकड़ ली थी। छोटी बहन नेहा और भाई कुंदन का भविष्य भी दांव पर लगा था। सबका विश्वास उसी पर टिका था। वह ऐसी परिस्थिति में सबको छोड़कर भला शादी कैसे कर सकती थी? उसने फैसला किया, नियति ने जो उसके लिए निर्धारित किया है, अब उसे उसी के साथ जीना है। उसने तत्काल निर्णय लिया, अपने परिवार की डूबती नैया को वह खुद पार लगाएगी, अपने पापा का स्थान लेगी। आलोक ने बहुत समझाया कि उससे शादी कर ले, पर माधवी नहीं मानी। शादी के बाद के पाबंदियों से वह अनजान नहीं थी। आलोक को उसने अपनी ज़िंदगी से बहुत दूर यह कहकर भेज दिया कि तुम कहीं और शादी कर अपनी ज़िंदगी नए सिरे से शुरू करो। तुम जहाँ कहीं भी रहोगे, खुश रहोगे, तो मैं भी खुश रह पाऊँगी। उसके जिद के आगे हार कर आलोक उससे दूर चला गया। अपनी पढ़ाई को तिलांजलि दे वह जल्द ही एक प्राइवेट स्कूल में पढ़ाने लगी थी। स्कूल के बाद वह ट्यूशन भी करने लगी, जिससे घर की गाड़ी पहले की तरह ही पटरी पर आ गई थी। नेहा और कुंदन पापा की तरह ही उसका सम्मान करते और हर बात में उसकी राय लेते। कुंदन की पढ़ाई में उसने कोई कसर नहीं छोड़ी थी। नेहा के कहने पर भी उसे भी अच्छी कोचिंग क्लास में भेजने लगी थी। जैसे जैसे घर के खर्च बढ़ रहे थे, उसकी व्यस्तता बढ़ती जा रही थी। वह सारे पैसे माँ को सौंप देती थी। नेहा और कुंदन की ज़रूरत के हिसाब से माँ पैसे देती। कुछ दिन तक तो सब ठीक ठाक चला, पर जैसे दोनों कॉलेज में पहुँचे, दोनों के ही खर्च कुछ ज़्यादा ही बढ़ गए। घर का ढांचा ही बदलने लगा था। सारी सुविधा के बावजूद कुंदन की पढ़ाई का स्तर दिनों दिन गिरते जा रहा था। उसकी सारी गतिविधियां ही बदलने लगी थीं। अपने सारे पढ़ने वाले समृद्ध घर के लड़कों के साथ उसकी आवारागर्दी बढ़ने लगी थी। माँ को तो वह कुछ समझता ही नहीं था। जिस दीदी के सामने आने से पहले वह घबराता था, अब उससे भी जुबान लड़ाने लगा था। छोटी छोटी बातों में जब माधवी उसे डांटती तो सामने तनकर खड़ा हो जाता। नहीं पढ़ूंगा, क्या कर लोगी? ज़्यादा रौब दिखाओगी तो घर छोड़ दूंगा। अक्सर वह ऐसी बातों से अपनी दीदी को हतप्रभ कर देता। उसकी समझ में नहीं आता क्या करे। उसे लगता माँ के अत्यधिक लाड प्यार और चुप्पी ही कुंदन को बर्बाद कर रही है। एक छुट्टी के दिन जब वह कुछ सामान लेकर लौट रही थी, तो रास्ते में गायत्री चाची मिल गई, जो माँ के समान ही उसे प्यार करती थी। जिद कर अपने घर ले गई। घर पहुँचते ही उसे लिए हुए
सीधे अपने बेडरूम में आ गई और बिना किसी भूमिका के बोली, तुम्हें कुछ पता भी है जिन दो भाई बहनों के लिए तू इतनी मेहनत कर रही हो वे क्या कर रहे हैं? एक अनजानी आशंका से उसका हृदय धड़क उठा। मैं कुछ समझी नहीं। तुम्हारे इसी नासमझी का तो रोना है। तुमने कभी कुंदन की संगति पर ध्यान दिया है? बड़े बड़े पैसे और रसूख वाले क्रिमिनल टाइप लोगों के बेटों के साथ उसकी दोस्ती है जो किसी भी तरह के गलत काम करने से पीछे नहीं हटते। और तुम्हारी नेहा, वह भी कुछ कम नहीं है। जब देखो सक्सेना साहब के लड़के विक्की के साथ यहाँ वह घूमती नजर आती है। उस दिन खुद मैंने उन दोनों को पटना के एक प्रसिद्ध होटल से बाहर निकलते देखा था। लड़का ढंग का होता तो उन दोनों की शादी की बातें भी सोची जा सकती थी। विक्की इस मामले में कितना बदनाम है यह बात किसी से छुपी नहीं है। जाने कैसे नेहा इसके जाल में फंस गई है। तुम्हें सब कुछ बताना जरूरी हो गया था इसीलिए, वरना। सब कुछ सुनकर माधवी सन्न रह गई। काटो तो खून नहीं वाली स्थिति हो गई थी। गायत्री चाची के बदले कोई दूसरा होता तो एक बार जरूर सोचती, पर गायत्री चाची कभी झूठ बोल ही नहीं सकती थी। वह चुपचाप उठकर घर चली आई। अपना बैग टेबल पर रख कटे वृक्ष की तरह बिस्तर पर जा गिरी। वह देर तक तकिए में मुंह छुपाए फूट फूट कर रोती रही। थोड़ी देर बाद माँ के हाथों का स्पर्श पा वह चौंक पड़ी। यथासंभव अपने आंसुओं को छुपाकर उठ बैठी, पर माँ को अंदाज़ा लग गया था कि जिस बात को वह पूरे छल बल कौशल से अब तक इस बेटी से छुपाती आई थी उसे उस बात की भनक लग गई है। माँ, नेहा कहाँ है? माधवी की आवाज़ सुन गायत्री देवी को जैसे सांप सूंघ गया। थोड़ी देर की चुप्पी के बाद उनके बोल फूटे। शायद अपने अंदर छुपा कर रखे गए बातों को कहने के लिए हिम्मत जुटा रही थी। क्या कहूँ, इस लड़की ने तो कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं छोड़ा। तुम सुबह से शाम तक खुद परेशान रहती हो तो क्या बताती इसकी करतूतें। मैंने खुद कोशिश की, पर उस लड़के ने नेहा से शादी करने से इनकार कर अपने पापों से हाथ झाड़ लिया। तब कोई उपाय नहीं देख आज ही सुबह के बस से हाजीपुर जाकर उसे सरला के पास छोड़ आई हूँ। माधवी को समझते देर नहीं लगी कि माँ उसे सरला मौसी के पास क्यों छोड़ आई है। माँ की चचेरी बहन सरला मौसी डॉक्टर थी, अक्सर माँ के सुख दुख में काम आती थी। अब शायद नेहा को उसके कलंक से मुक्त कराने में सहायक बनी थी। सुन माधवी को ऐसा लगा जैसे किसी ने गर्म सलाखें उसके सीने में उतार दिया हो। पापा के जाने के बाद उसने कठिन परिश्रम कर दोनों भाई बहन के जीवन को संवारने की हर संभव कोशिश की थी, पर कुंदन को लेकर पापा के अरमान हमेशा उसकी चेतना में रहे। पर सारे समीकरण जाने कब गड़बड़ा गए, कुछ समझ नहीं पा रही थी। एक हफ्ते बाद माँ नेहा को सरला मौसी के यहाँ से लेकर बड़े मामा जी के पास मोतिहारी छोड़ आई। इस घटना के 2 महीने बाद अचानक एक दिन माँ उससे बोली, कहते तो मेरी ज़ुबान जलती है बिटिया, पर क्या करूँ, नेहा ने मुझे कहीं का नहीं छोड़ा। तू बड़ी है, तुझसे छोटी बहन की शादी की बात करने आई हूँ। तुम्हारे मामा जी ने नेहा की शादी के लिए कॉरपोरेशन में कार्यरत एक लड़के के घर वालों से बात की है। नेहा उन लोगों को पसंद है। तू थोड़ा कर्ज लेकर कुछ पैसे और गहने जो पापा ने तुम्हारे लिए बनवाए थे दे देती तो यह शादी निपट जाता। लड़के वालों की कोई मांग नहीं है। ठीक है अम्मा, सारे गहने दे दो, ये सब अब मेरे किस काम के हैं, पैसों का इंतजाम भी कर दूंगी। उसकी बातें सूल की तरह माँ के कलेजे में उतर गई। बड़ी बेटी की शादी की चर्चा किए बगैर छोटी की शादी में उत्साह दिखाना उन्हें खुद शर्मिंदा कर रहा था। नेहा का जीवन व्यवस्थित करते करते दूसरी परेशानी आ खड़ी हुई। कुंदन को ड्रग्स बेचने के आरोप में पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया था। जेल से कुंदन के छूटने की कोई आसार नजर नहीं आ रहे थे। तभी माधवी को याद आया उसके पापा के एक पुराने घनिष्ठ मित्र का बेटा उन दिनों पटना का एसपी था। माधवी ने जब उनसे बात की तो उसके पापा का ख्याल कर उन लोगों ने कुंदन को किसी तरह से जेल से रिहा करवा दिया, पर इस शर्त के साथ कि अब वह उसे किसी काम धंधे में लगाएं ताकि वह पीछे मुड़कर ना देखे। कुंदन के जेल से रिहा होते ही गायत्री देवी उसे लेकर मुजफ्फरपुर चली गईं। वहीं उन्होंने उसे अपने छोटे भाई के बिजनेस में पार्टनर बना दिया। कुंदन और नेहा के अपने अपने जीवन में व्यवस्थित करते करते पटना का घर भी बिक गया। उसके साथ ही माँ भी पटना छोड़ कुंदन के पास ही ज़्यादातर रहने लगी। इस बीच माधवी के लिए बस एक ही बात अच्छी हुई कि वह नेट क्वालिफाई कर गई, जिससे लेक्चरर की नौकरी उसे मिल गई। कॉलेज के कैंपस में ही घर भी मिल गया। कुंदन ने खुद से शादी कर ली। माँ और भी व्यस्त हो गई। अपने कहे जाने वाले सभी लोग माधवी से दूर हो गए। सभी अपने अपने जीवन में व्यस्त थे। किसी को अब उसकी कोई फिक्र नहीं थी। जिनके लिए सर्वस्व निछावर कर दिया
वे निसंकोच अपनी मनमानी करते रहे, सिर्फ अपने लिए ही सोचते रहे, साअधिकार उससे रुपए पैसे लेते रहे, पर उसकी भावनाओं का ख्याल तक उन्हें नहीं रहता। फिर भी घर में वो लोग चाहे जैसा व्यवहार करें, बाहर वालों के सामने उसे एक अच्छी बेटी और बहन का खिताब ही देते। दिन प्रतिदिन माधवी के जीवन का सूनापन बढ़ता जा रहा था। माधवी को लगने लगा था उसका पूरा जीवन ही बिखर गया है। कभी अपने परिवार की रक्षा के लिए वह चट्टान की तरह उनके सामने आ खड़ी हुई थी। आज वही चट्टान जिंदगी की तेज रफ्तार में टूट टूट कर बिखर रहा था, पर उसे समेटने वाला कोई नहीं था। कई लोग उसके जीवन के सूनेपन को देख उसे शादी कर लेने की सलाह देते, पर अब उसे घर परिवार की चाह ही नहीं रही। जिंदगी अपनी पूरी रफ्तार से चल रही थी। अचानक उसकी तंद्रा तब भंग हुई जब कॉलेज के एक स्टाफ ने आकर बताया कि स्टाफ रूम बंद करना है, सभी लोग जा चुके हैं। वह अपना बैग उठाए अपने फ्लैट की तरफ चल पड़ी। ताला खोलने जा ही रही थी कि उसकी नज़र सामने खड़े व्यक्ति पर पड़ी, जो शायद उसका पहले से इंतज़ार कर रहा था। दोनों की नज़रें मिली तो उसे ऐसा लगा जैसे सारी कायनात ही थम गई हो। वह जड़वत सामने खड़े आलोक को निहार रही थी। तभी आलोक की आवाज़ ने उसे चौंका दिया। यूं ही बाहर खड़े रखोगी या अंदर भी बुलाओगी? हाँ हाँ, क्यों नहीं, अंदर आओ, वह दरवाज़ा खोलते हुए बोली। ड्राइंग रूम में उसे बैठा माधवी 2 कप कॉफ़ी बना लाई। 1 कप कॉफ़ी उसकी ओर बढ़ाते हुए बोली, अब बताओ, फ़िलहाल अभी तुम कहाँ हो, क्या कर रहे हो, तुम्हारी पत्नी और बच्चे सब कैसे हैं? एक ही सांस में उसने मन में उठते सारे सवाल पूछ लिए। आलोक हंसते हुए बोला, जरा सांस लेकर पूछो। फ़िलहाल मैं यहीं एक कॉलेज में ट्रांसफ़र लेकर आ गया हूँ। अभी तक मैंने कोई शादी वादी नहीं की है। अब पूछोगी क्यों? तो भाई आज भी उस लड़की का इंतज़ार कर रहा हूँ जो अपनी शादी का मंडप छोड़कर अपने भाई बहनों के प्रति अपना फ़र्ज पूरा करने गई थी। आज मैं खास उससे मिलकर यह पूछने के लिए ही यहाँ आया हूँ कि क्या उसके सारे फ़र्ज पूरे हो गए? हाँ आलोक, मैंने अपने सारे फ़र्ज पूरे किए। फिर भी अब मेरे पास ना कोई मेरा अपना है और ना कोई अपना घर। मैं बिल्कुल अकेली हूँ। उसके आंसुओं से भीगे स्वर ने आलोक को अंदर तक हिला दिया। गलत, पूरी तरह से गलत। तुम्हारे रिश्ते नाते भले ही पीछे छूट गए हों, पर एक दोस्ती का रिश्ता आज भी तुम्हारे साथ खड़ा है। तुम्हारे काम पूरे हो गए तो चलो अपने उस घर में जहाँ तुम्हारा एक दोस्त आज भी इंतज़ार कर रहा है। माधवी ने भी सोच लिया था कि उसने अपने भाई बहन और माँ के लिए अपनी पूरी ज़िंदगी तितर बितर कर दी, और आज उन्हें उसके त्याग का रत्ती भर भी ख्याल नहीं। किसी के पास इतनी फुर्सत भी नहीं कि एक बार फ़ोन करके उसका हालचाल ही ले ले। इसलिए अब उसने भी अपना जीवन संवारने के लिए निर्णय लेने की सोची और आलोक के साथ परिणय सूत्र में बंधने के लिए हाँ कर दी। बस एक जानकारी गायत्री देवी यानी कि अपनी माँ को दे दी कि वह आकर उसे आशीर्वाद दे दे, लेकिन उसे नहीं पता था कि अपना सर्वस्व निछावर कर देने के बाद भी उसकी माँ और भाई बहन के मन में सिर्फ और सिर्फ स्वार्थ भरा हुआ है। माँ का साफ कहना था, आधी उम्र तो तेरी निकल चुकी, अब इस बुढ़ापे में शादी करके क्या करेगी? क्यों हमारा नाम बदनाम करने पर तुली है? जब शादी करने की उम्र थी तब तो तूने शादी की नहीं, और अब बुढ़ापे में शादी करने के ख्वाब देख रही है। पागल हो गई है क्या? सिवाय बदनामी के कुछ हाथ नहीं लगेगा। माधवी को बहुत अच्छे से पता था कि माँ को किसी बदनामी की फ़िक्र नहीं, ना ही उसके भाई बहनों को किसी बदनामी की फ़िक्र है। वह माँ जिसे अपनी कुंवारी बेटी के प्रेग्नेंट होने पर बदनामी की फ़िक्र नहीं थी, बेटे के ड्रग्स में जेल जाने पर बदनामी की फ़िक्र नहीं थी, आज थोड़ी अधिक उम्र हो जाने के बाद सामाजिक तरीके से शादी करने वाली बेटी के इस फैसले से बदनामी की फ़िक्र हो रही है। नेहा और कुंदन ने अपने अपने तरीके से माधवी के ऊपर दबाव डाला कि क्यों हमारे ससुराल में हमारी बेइज्जती कराना चाहती हो। सब बोल रहे हैं तुम्हारी बूढ़ी दीदी को बुढ़ापे में शादी की क्या सूझी है। इतना क्या, इस उम्र में उन्हें प्यार का बुखार चढ़ा हुआ है, और पता नहीं क्या क्या बोलकर माधवी को शादी करने से रोकने के लिए दबाव डाल रहे थे। लेकिन माधवी को बहुत अच्छे से पता था कि उन्हें ना किसी बदनामी की फ़िक्र है और ना ही उसकी फ़िक्र है, क्योंकि सामाजिक तरीके से परिणय सूत्र में बंधने से किसी की कोई बदनामी नहीं होती। उसकी माँ और भाई बहन को सिर्फ यह फ़िक्र है कि अगर माधवी ने शादी करके अपना घर परिवार बसा लिया तो जो पैसे हर महीने सैलरी के रूप में उसके अकाउंट में आते हैं, जो कि शायद आज नहीं तो कल उसकी माँ और उनके दोनों प्यारे बच्चों के काम आते, वह पैसे उनके हाथों से निकल जाएंगे। और आज तक जिस तरह से वह लोग माधवी को निचोड़ रहे थे,
वह सिलसिला ख़त्म हो जाएगा। लेकिन माधवी ने खुद वह सिलसिला ख़त्म करने की सोच ली और उसने साफ शब्दों में अपनी माँ से फ़ोन पर कह दिया, तुम्हारे प्यारे बेटे और बेटी से तो मुझे कुछ लेना देना है नहीं। तुमने जन्म दिया है, बस उस कर्ज के नाते मैंने तुम्हें बता दिया कि मैं आलोक से विवाह करने जा रही हूँ और इस विवाह की मंजूरी पिताजी अपने जाने से पहले दे चुके थे, तो मुझे अब और किसी के मंजूरी की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर दिल करे तो आशीर्वाद देने आ जाना, वरना पिताजी जहाँ कहीं भी होंगे उनका आशीर्वाद तो हमारे साथ होगा ही होगा। कहकर माधवी ने फ़ोन काट दिया, क्योंकि उसका निर्णय अडिग था और उसे सिर्फ और सिर्फ अपने और आलोक के बारे में सोचना था।